इसलिए स्वदेशी की इस अवधारणा को विराट और व्यापक रूप दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। जो भारत में निर्मित हो, जिससे भारत के श्रमिकों का पसीना लगा हो और भारत की युवा शक्ति की प्रतिभा जिसके निर्माण में लगी है, वह हमारे लिए स्वदेशी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लिए भारत के द्वारा बनाया गया उत्पाद जो पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो, वह सब हमारे लिए स्वदेशी है। और उस स्वदेशी को हम सब अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस अभियान में आपको अपनी अपनी इकाई में योगदान देना है। इसलिए महत्वपूर्ण संगोष्ठी और शारदीय नवरात्रि की द्वितीया तिथि को यह आपके लिए भी और हम सब के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपने यहां पर अभी इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री सीपी जोशी के उद्बोधन को सुना है। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ इस बात को कहा कि एक समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वह 40% था। यह 2000 वर्ष पहले की बात है और ज्यादा दूर मत जाइए। आज से 300 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वो 25% था। 25% योगदान भारत का था। उद्योगों से उत्पादन में भारत का, यानी औद्योगिकीकरण में जो उत्पादन होता था, उसमें भारत का योगदान नंबर 1 पर था। 25% का योगदान अकेले भारत का हुआ करता था। भारत का मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसको आप बृहत्तर भारत कहते हैं। यानी 300 वर्षों तक भारत दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत थी, नंबर 1 का उत्पादक राष्ट्र था और कृषि में तो भारत की कोई सानी ही नहीं थी। कृषि की स्थिति यह थी, जो बात अभी कह रहे थे डॉक्टर जोशी जी, दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे, वास्तव में यह सच है कि अगर भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत का स्थान दुनिया के अंदर 7वें राष्ट्र के रूप में आता है। इस हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 7वें नंबर पर आता है। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका आता है, नंबर 4 पर ब्राजील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, कनाडा का नंबर आता है, कनाडा के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद तब भारत, बृहत्तर भारत का नंबर आता है। यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कुल भूभाग है, इसके पास लगभग 42.5 करोड़ हेक्टेयर की भौगोलिक क्षेत्रफल था हमारे पास। लेकिन रूसी संघ के पास जो है वह है 1 अरब 70 करोड़ हेक्टेयर लैंड उसके पास, बहुत बड़ा भूभाग उसके पास, भारत से कई गुना बड़ा। अमेरिका के पास भी काफी बड़ा है, कनाडा के पास भी कई ज्यादा बड़ा, ब्राजील के पास भी, चीन के पास भी
लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सभी भारत से बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितनी भूमि है इन देशों के पास जितनी भूमि है उसमें केवल और केवल 20% भूमि पर ही कृषि हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और भारत अकेले देश है जिसकी 60% से अधिक भूभाग पर बेहतर कृषि होती है और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन भारत रखता है। एक नहीं कई कई फसलें भारत ले सकता है और भारत लेता था। भारत कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक था। दुनिया के अंदर भारत कपड़ा बेचता था। आपने बंगाल के उन कारीगरों का इतिहास सुना होगा, जाना होगा, जिन कारीगरों ने को विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी उन शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए जिनके हाथ काट दिए थे, उनकी कारीगरी को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। खेती किसानी में भी भारत के अंदर जब तक भारत का किसान, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और आपसे एक पीढ़ी पहले के लोग जानते होंगे, हमारे यहां खेती बाड़ी में यूरिया, पोटास, डीएपी, जिंक फास्फेट या कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। ये सीजन था, होली से लेकर के और दीपावली के बीच हर गांव में गाय, बकरी, भैंस ये खेतों में बांधे जाते थे और खेतों में बांध करके वह उसी हिसाब से खेती की उर्वरता को बनाते थे। यानी जितनी हम खेती का दोहन करते थे उससे कई गुना हम खेती को रिटर्न करते थे। उसके माध्यम से परिणाम क्या होता था? आज जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग कह रहे हैं, जिसके लिए सुभाष पालेकर जी कहते हैं जीरो बजट खेती, ये जीरो बजट खेती ही हमारा अन्नदाता किसान इस देश के अंदर करता था। ये वही खेती थी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय से जुड़े हुए उत्पाद, गाय का खुर उस धरती को मुलायम भी करता था, उसकी उर्वरता को भी बनाता था। परिणाम क्या होता था? खूब अन्न उत्पादन होता था, खूब अन्न उत्पादन होता था, धन धान्य से परिपूर्ण था। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी, यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी, बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था।
ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफिला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम जो भी भारत के श्रमिकों के श्रम से बना हो, हमारे युवाओं की प्रतिभा से आगे बढ़ाओ, वह कोई भी उत्पादक जो भारत की धरती पर भारत के उद्यमी, भारत के व्यापारी, भारत के श्रमिक, भारत के युवा, इन सबके सामूहिक प्रयास से आया है, उस पूरे उत्पाद को स्वदेशी मान करके उसके लिए हमें एक एक व्यक्ति को तैयार करना है और उसी को खरीदने के लिए लोगों को कहना है। क्योंकि भारत के अंदर बना हुआ कोई भी उत्पाद जब हमारा नागरिक खरीदेगा, क्योंकि ये तो तय है कि आज के दिन पे दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। 140-145 करोड़ की आबादी कौन नकार सकता है? उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं के लिए जो भी प्रोडक्शन आना है, उस प्रोडक्शन को उसे प्राप्त हो सके, हर व्यक्ति लालायित होगा इस बाजार के लिए। क्योंकि प्रोडक्शन तो डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई पे निर्भर करता है, और लोगों को प्राप्त हो, कोई इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसलिए इतने बड़े मार्केट को उसके बारे में अवगत कराना